नमस्कार दोस्तों। आज हम सीबीएसई 2021 में आने वाले लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने अपना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदला है और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ से अभी तक अपरिचित हैं। तो ये सैम्पल पेपर को पैटर्न को देख करके हम समझ सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इसमें कई सारे पैटर्न हैं वो बदले गए हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन पेपर को सीबीएसई के पैटर्न को यहाँ पर आपको प्रदर्शित करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें आप देखिए, क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई का इस तरीके का आएगा। क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी थ्योरी, टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 70 हैं, और कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। तो इंस्ट्रक्शन कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन हैं वो इसके कंपलसरी होंगे। द क्वेश्चन पेपर हैज 4 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 33 होंगे। सेक्शन ए हैज 14 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच एंड 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये 2 केस बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी होंगे। Section B has 9 questions of 2 marks each. Section C has 5 questions of 3 marks each, and Section D has 3 questions of 5 marks each. There is no overall choice. However, internal choices have been provided in some questions. A student has to attempt only one of the alternative in such questions. बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर ओवरऑल कोई चॉइस नहीं दी गई है, परंतु इंटरनल चॉइस का मतलब है कि एक क्वेश्चन में दो चॉइसेज हैं, उनमें से एक को आपको अटेम्प्ट करना है। चाहे तो आप मेन क्वेश्चन कर सकते हैं या और कर सकते हैं। आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए ये जरूरी है कि कभी भी दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। जो आपको अच्छे से आता है, बेस्ट आंसर जिसका आ रहा है, उसको आप अटेम्प्ट करें, अन्यथा वो आपके लिए समय बर्बाद करने वाला होगा और उसका स्कोर आपको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, wherever necessary neat and properly labeled diagrams should be drawn। क्वेश्चन में जरूरत होती है या पूछा गया है तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नीट एंड क्लीन होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बनाने में हमें समय लगता है। तो डायग्राम ड्रॉ करते समय ध्यान रखें कि क्वेश्चन में पूछा गया है या क्वेश्चन पेपर है उसका वेटेज पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के लिए है और आप अच्छे से उसको समझाना चाह रहे हैं तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, अन्यथा आप उसको सीधे ही हल करें, सॉल्व करें। यहाँ पर सेक्शन ए में हम पहला क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। वाई डज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पूछा गया है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है उसके बाद में ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ऐसा क्यों है? तो उसका आंसर, स्टैंडर्ड आंसर यहाँ पर मैंने आपको शो किया है। द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म आर फील्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिजर्व फूड मटेरियल रखती हैं एंडोस्पर्म की सेल, एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो बहुत आसान सी बात है कि एंडोस्पर्म पहले क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करता है। तो नरिशमेंट के लिए ये सेल्स हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल रखती हैं और उनको नरिशमेंट मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 76 सीड इन ए गुआवा फ्रूट। तो यहाँ पर आंसर है वो 95 है। बच्चों ध्यान रखिए, ये टोटल मियोटिक डिविजन्स हैं वो पूछे गए हैं। टोटल मियोटिक डिविजन्स का मतलब है नंबर ऑफ टोटल मियोटिक डिविजन्स इन मेल प्लस फीमेल्स। फीमेल गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोटिक डिवीजन होता है, तो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनाने के लिए नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होंगे अगर सीड्स बनेंगे 76। तो बच्चों आप इस बात को समझिए, जो एक मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसाइट एक सेल है
कोई भी मेगा स्पोर मदर सेल है या माइक्रो स्पोर मदर सेल है, वो मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करके 4 गैमीट्स बनाती है। मेल गैमीट्स हैं वो एक मियोसाइट से या एमएमसी से नंबर ऑफ गैमीट्स हैं वो बनेंगे 4, जबकि मेगा स्पोर मदर सेल से एक मियोसाइट से केवल एक एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है, जिसको आपने पढ़ा होगा, जो हम कहते हैं कि जो मियोसिस डिवीजन होता है मेगा स्पोर मदर सेल में, उसमें 4 टेट्राड बनते हैं। 4 टेट्राड में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल टेट्राड का मेगा स्पोर बचता है, और उस मेगा स्पोर से फिर एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। और एम्ब्रियो सैक में आपको पता है एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड्स हैं जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर पाई जाती हैं, 3 एंटीपोडल्स होते हैं जो चलेजल एंड की ओर होती हैं, और 2 सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि 76 सीड बनाने हैं, तो सीड किससे बनेगा? एम्ब्रियो सैक के फर्टिलाइजेशन से जो ओव्यूल में होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं वो 76 सीड डेवलप करने हैं, तो कितने होंगे? 76 होंगे। और इनको फर्टिलाइज करने के लिए नंबर ऑफ मेल गमीट्स हैं वो कितने चाहिए? तो 76 मेल गमीट्स चाहिए, परंतु 76 मेल गमीट्स हैं, उनको बनाने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 76 डिवाइडेड बाई 4। तो आप इसको ये देखिए, यहाँ पर हो जाएंगे ये नंबर ऑफ गैमीट्स 19 मियोसाइट मेल गैमीट्स की बनाने के लिए चाहिए, और 76 है वो फीमेल गैमीट्स बनाने के लिए मियोसाइट चाहिए। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 19 मेल मियोसाइट है, मियोटिक डिवीजन में 19 सेल्स होंगी, प्लस 76 फीमेल गैमीट्स बनाने के लिए चाहिए, तो टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 95। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सीधा आंसर आपका इसमें लिखना होगा आपको 95। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज pollination take place in water hyacinth and water lily? आंसर होगा, in water hyacinth and water lily the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind as in most of the land plant। तो जो बाकी प्लांट होते हैं उनमें पॉलिनेशन होता है, उसी तरीके से वाटर हाइसिंथ और लिली में होगा, क्योंकि इनके फ्लावर्स हैं वो पानी की सरफेस से बाहर आ जाते हैं और वो इंसेक्ट या विंड के द्वारा पॉलिनेटेड होंगे। चौथा क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल फ्लूइड है वो सेमिनल प्लाज्मा का पार्ट बनता है। तो कौन कौन सी सीक्रेशन है ग्लैंड के, वो सीक्रेशन मिल करके सेमिनल प्लाज्मा बना रहे हैं। तो इसमें कौन सी ग्लैंड कंट्रीब्यूट कर रही है? यहाँ आप आंसर देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसमें से कोई भी 2 आप लिखिए अपने आंसर में। बच्चों ध्यान रखिए, जो एक सेक्शन ए है, 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में कंप्लीट करिए। बहुत ज़्यादा लिखने पर आपके एग्जाम है वो उसका समय खराब होगा और एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा 1 नंबर के क्वेश्चन को लेंदी ना करें। 5वां क्वेश्चन देखिए, ए स्नैपड्रैगन प्लांट विथ वायलेट फ्लावर्स वाज क्रॉस्ड विथ अनदर सच प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स। द F1 progeny obtained had pink flowers. Explain in brief the inheritance pattern seen offsprings of F1 generation। F1 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग लिखना है। इसका आंसर हम देखेंगे। एक आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, द इनहेरिटेंस इज इनकम्प्लीट। आपको पता है स्नैपड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस in this a new intermediate phenotype between the
two original phenotypes is obtained, one allele for a specific trait is not completely expressed over the other allele for the same trait। तो कहने का मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि जो एलिलिक पेयर का एक एलील है वो कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाता दूसरे एलील को। तो यहाँ पर जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, आप ये देखेंगे आर आर है, वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के रिजल्ट के अनुसार तो यहाँ आना चाहिए था। वायलेट फ्लावर या वी यूज कर सकते हैं, वी यूज करेंगे तो वायलेट फ्लावर आना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर फ्लावर कैसा आ रहा है, पिंक फ्लावर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो डोमिनेंट फ्लावर है, डोमिनेंट ट्रेट है, वो रेसेसिव को कंप्लीटली हाइड नहीं कर पा रहा है, कंप्लीटली मास्क नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये देखा जाता है। तो आपका आंसर होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें जो इंटरमीडिएट ट्रेट है पिंक कलर आता है ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एनयूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, प्लॉइडी से मतलब है सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम, सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। तो इसका आंसर होगा एनयूप्लॉइडी इज क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी इन विच वन और मोर क्रोमोजोम्स आर गेन्ड और लॉस्ट। या तो एक या एक से अधिक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा होते हैं या कम होते हैं। एक्सेस होना और कम होना एक क्रोमोजोम का या एक से ज्यादा क्रोमोजोम का, तो वो कहलाती है कंडीशन एनयूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी इज व्हेन एन एंटायर एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इज एडेड। एनयूप्लॉइडी बहुत क्लियर है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं वो वेरी करते हैं। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है टोटल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स अगर एक्सेस होते हैं या कम होते हैं तो उस कंडीशन को हम। हमारा अगला प्रश्न है प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इफ द कोडॉन UAU कोडिंग फॉर एन एमिनो एसिड एट द 25th position of a polypeptide chain of 50 amino acids is mutated to UAA. The answer will be a polypeptide of 24 amino acids will be formed as UAA is a stop codon which will prevent further translation। बच्चों हमें 3 कोडोन है वो याद रखने हैं, ये स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। पहला स्टॉप कोडोन है वो यहाँ पर दिया गया है UAA। दूसरा स्टॉप कोडोन है वो UGA होगा, UGA। और तीसरा स्टॉप कोडोन है वो UAG। तो इनमें से तीनों में से कोई भी अगर कोडोन आ जाता है तो वो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पर UAU की जगह पर UAA आ गया, इसलिए जब UAU था तो वहाँ पर एमिनो एसिड आता 25th नंबर पर, परंतु यहाँ पर वो स्टॉप कोडोन आ गया UAA। ये दोनों में से भी कोई अगर आता है तो भी चेन स्टॉप हो जाती है, प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है। तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स हैं वो यहाँ पर 24 होंगे उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, क्योंकि ये स्टॉप कोडोन है वो प्रोसेस को या पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंशिएट बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन। आंसर होगा प्रो इंसुलिन कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड विच इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। बच्चों हमारी बॉडी में नॉर्मल जो सामान्य इंसान है उसकी बॉडी में जो इंसुलिन बनता है वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है और उसका बाद में प्रोसेसिंग होकर मैच्योरेशन होकर के और ये इंसुलिन तैयार होता है, जो वर्किंग हार्मोन है जो हमारी बॉडी में काम करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को लोअर करता है, डाउन करता है। ध्यान रखिए प्रो इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड A, पॉलीपेप्टाइड चेन B, पॉलीपेप्टाइड चेन C। जब पॉलीपेप्टाइड चेन C होगी तो ये नॉन वर्किंग होगी, इनएक्टिव फॉर्म में हार्मोन होगा, जबकि मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ A और B पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। तो सिर्फ इतना अंतर हमने यहाँ पर बताना है कि
प्रो इंसुलिन में सी पॉलीपेप्टाइड होती है जो प्रोसेस होने के बाद में अलग हो जाती है, और ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जो मैच्योर इंसुलिन बनाने में, वर्किंग या एक्टिव हार्मोन बनाने में रोल प्ले करती हैं। तो इस तरीके से हम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में। अभी यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर के लिए आ जाएगा तो आप उसको ए बी और सी तीनों पेप्टाइड चेन को बताएंगे। अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आता है तो हमें एली लिली कंपनी भी बतानी है, और उसकी प्रोसेस है वो पूरी बतानी है, कैसे इकोलाई बैक्टीरिया में इसको तैयार किया गया। तो बच्चों, क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका है वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। अगर सेम क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आ रहा है तो उसको बहुत डिटेल में लिखेंगे, वो 1 नंबर के लिए आ रहा है तो एक सेंटेंस में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है उसको आप 5 नंबर की, आप कितना जानते हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं ये आपको अच्छे स्कोर देने में, अच्छे स्कोर प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसलिए आप इस बात को अच्छे से गौर करिए कि बहुत स्टैंडर्ड के आंसर आपके होने चाहिए, और ये आपको टाइम मैनेजमेंट करने में भी मदद करेंगे। आपका पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट होगा, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिजम्स। वेक्टर का मतलब है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है, होस्ट तक ले जाने का काम करता है, तो वो वेक्टर कहलाता है। क्या हम यूज करते हैं, वो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आंसर होगा हमारा रिट्रोवायरस, एडिनोवायरसेस, पेपिलोमा वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस और टोबैको मोजेक वायरस। हमें पता है कि जो वायरस होते हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल में एंटर करवाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस वायरस जेनेटिक मटेरियल के साथ में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो बड़े आसानी से वो हमारे जीन को ले जाएगा। तो ये हायर ऑर्गेनिजम्स में जीन क्लोनिंग के लिए जो वेक्टर का काम करते हैं वो यहाँ पर आंसर है। वो आपको कोई भी आप वायरसेस के बारे में लिख सकते हैं, 1-2 नाम लिख सकते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बताया है, विच ऑफ द ट्री फॉरेस्ट, 3 फॉरेस्ट है, टेम्परेट, मैंग्रोव्स एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इज मोर vulnerable to invasion by outside animals and plants। 3 फॉरेस्ट दिए हैं, टेम्परेट, मैंग्रोव्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। इनमें से कौन फॉरेस्ट है, कौन सा टाइप का फॉरेस्ट है जिसमें आउटसाइड एनिमल्स हैं, प्लांट है, वो इन्वेशन कर देते हैं, घुसपैठ कर देते हैं? तो इसमें हमारा उत्तर होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उन वहाँ पर कंडीशंस है वो सूटेबल होती है, और कोई भी एक्जोटिक या आउटसाइड एनिमल्स और प्लांट है वो सरवाइव कर पाएंगे, इसलिए वहाँ घुसपैठ की संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। और टेम्परेट, मैंग्रोव्स, जो अडेप्टिव प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो उन कंडीशंस में रह सकते हैं, वही वहाँ आ सकते हैं। तो ये हमारा बेस्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन का दिया गया है। असर्शन और रीजन, ये क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सावधानी से उत्तर देना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए, अन्यथा ये गलत हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहला असर्शन दिया है और उसके फिर रीजन भी बताए गए हैं। असर्शन में देखिए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स इन यूकैरियोट्स आर नॉन फंक्शनल। एक सिंपल आपको सेंटेंस दिया है, वो सही है कि गलत है वो आपको डिसाइड करना है, और वो रीजन के साथ में मैच कर रहा है, उसका असर्शन का एग्जैक्ट रीजन वो है कि नहीं, वो कारण बनता कि नहीं, वो आपको समझना है। तो रीजन यहां मैं पढ़ रहा हूं आपको, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच्ड टू 5th प्राइम एंड ऑफ HNRNA, हेटेरोजेनस RNA। और इसमें आपको फिर यहाँ सॉल्व करना है, ये बताना है both assertion and region are true and region is the correct explanation of assertion। ये है दोनों सही है, और रीजन है वो असर्शन को
संतुष्ट कर रहा है, उसको सही कारण सही स्पष्ट कर रहा है, तो ए आप मार्क करेंगे। बी आंसर लिखेंगे अगर दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट है, ट्रू है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों सही है परंतु रीजन उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो बी उत्तर देंगे। सी उत्तर देंगे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। जो पहला असर्शन, पहला जो सेंटेंस है वो सही है, परंतु वो दूसरा रीजन जो दिया है, सेंटेंस दिया है, वो गलत दिया है। और सी आप उत्तर देंगे, डी उत्तर देंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। अगर दोनों ही सेंटेंस है वो गलत हैं तो आप डी करेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, वो नया पैटर्न है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये आपकी बुक से ही पूछे गए, आपकी नॉलेज पर आधारित है। आप उसको समझिए, क्या वो सेंटेंस क्या कह रहा है, मीनिंगफुल है और सही है, और उसका रीजन है वो पहले वाले को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, पहले वाले को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सही है गलत है, ये आपको डिसाइड करना है। और इसके लिए हमें स्टडी की नहीं, हमें सोचने की जरूरत है। हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उसको सही तरीके से उपयोग करने की। आसान होते हैं परंतु गौर करना जरूरी है, अन्यथा ये सवाल गलत हो जाते हैं। यहां पर उत्तर बनता है बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आप यहां देख पा रहे हैं कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट्स आर नॉन फंक्शनल। ये नॉन फंक्शनल है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स है। और दूसरा, ये नॉन फंक्शनल होने का ये कारण नहीं है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो फिफ्थ एंड पर अटैच होता है। ये तो कैपिंग टेलिंग का पार्ट है, प्रोसेसिंग का पार्ट है, HNRNA का मैचुरेशन की प्रोसेस है। तो इसको आप असर्शन का सही रीजन नहीं कह सकते। तो दोनों सेंटेंस सही है परंतु वो एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, रीजन है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में इंटरनल चॉइस दी गई है। यहाँ इंटरनल चॉइस को भी आप देखिए, सेम इंटरनल चॉइस दी है, असर्शन दिया है और उसका रीजन दिया है। असर्शन क्या है, एन ऑर्गेनिज्म विद lethal mutation may not even develop beyond the zygote stage। जिसमें म्यूटेशन होता है, कौन से टाइप का म्यूटेशन, लैथल हो, जो हानिकारक हो, जिसमें डेथ हो जाए, तो जाइगोट से आगे की स्टेज तक वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा ही नहीं। ये कारण, ये असर्शन एक आपको दिया है। और उसका रीजन क्या कहा है, ऑल टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन आर लैथल। वो कह रहा है कि सभी म्यूटेशन है वो लैथल होते हैं। तो इसको आप समझिए कि म्यूटेशन है वो लैथल होते हैं, मतलब हानिकारक होते हैं, कुछ नुकसान देने वाले होते हैं, क्योंकि कोई भी चेंज होगा तो वो कोई न कोई बैड इफेक्ट रखता है। तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन उसी तरीके से है, ए देना है, दोनों सही है, और रीजन है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। बी देंगे, दोनों करेक्ट है परंतु करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी देंगे अगर असर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स है। डी आंसर लिखेंगे अगर दोनों फॉल्स है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं आंसर बी होगा इसका भी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बच्चों याद रखिए कि आंसर लिखते समय हम क्वेश्चन नंबर 11 लिख दिया और कोई बच्चा उसको पहला पार्ट कर रहा है, कोई और वाला कर रहा है, तो आपको मेंशन करना है क्या आप मेन क्वेश्चन को कर रहे हैं या और वाले पार्ट को कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन में तो दोनों का आंसर बी आ रहा है तो आपने लिखा बी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, assertion E. coli having PBr322 with DNA insert at BAM H first site cannot grow in medium containing tetracycline। रीजन इसका बताया गया है, यहाँ पर रीजन देखिए। रीजन
recognition site for BAM-H1 is present in TTR region of PBR 322. तो पहला असर्शन है उसका, ये असर्शन करेक्ट है कि नहीं है ये हमें देखना है। रिकॉग्निशन साइट फॉर BAM-H1 इज प्रेजेंट इन TTR रीजन ऑफ PBR 322। ये क्लोनिंग साइट और PBR 322 वेक्टर है, वो हमने पढ़ा हुआ है, NCERT में है। उसको हमें अच्छे से देखना है, कौन से रीजन में क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, उसकी रिकॉग्निशन साइट क्या है, वो सब बताया गया है, तो ये समझना है। उसके बाद में सेम वही बातें हैं यहाँ पर बताई गई हैं। आंसर अगर दोनों करेक्ट हैं और सही एक्सप्लेनेशन है तो ए, उसके बाद में बी और सी डी, तो हमारा आंसर ए होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यहाँ पर ये बताया गया है, ये दोनों करेक्ट हैं। तीसरा इसी तरीके का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड, 11th नंबर का, 12th का और 13th नंबर है, ये वो सेम पैटर्न है। ये CBSE ने नया इंट्रोड्यूस किया है, उसको हमें समझना है। ए कम्युनिटी विद मोर स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन दैट विद लेस स्पीसीज। Region, more the number of species, lesser the variation in the total biomass production year after year. A, B, C, D। तो A आंसर यहाँ करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यहाँ आप असर्शन को समझिए, ए कम्युनिटी विद मोर स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन दैट विद लेस स्पीसीज। जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी, जिस कम्युनिटी में जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी, वो कम्युनिटी उतनी स्टेबल होगी। और अगर नंबर ऑफ स्पीसीज उस कम्युनिटी में कम है, क्योंकि फूड वेब, फूड चेन, इस बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। जितनी रिच बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही स्टेबल इकोसिस्टम होगा। तो ये असर्शन है, बिल्कुल सही है। रीजन दिया है, मोर द नंबर ऑफ स्पीसीज, लेसर द वेरिएशन इन द टोटल बायोमास प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर। तो वहां बहुत ज्यादा वेरिएशंस बायोमास में नहीं होंगे, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी है वो लगभग स्टेबल मेंटेन रहेगी। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है, किसी भी ट्रॉपिक लेवल में नहीं रहेंगे, इसलिए वो कम्युनिटी है वो स्टेबल होगी जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, जहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है। तो ए उसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन असर्शन बेस्ड है, वो यहां पर देखिए। असर्शन दिया है, इन ओफायरस वन पेटल ऑफ द फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल बी। रीजन, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources can coexist simultaneously। तो पहला तो वो बोल रहा है कि ओफायरस का एक पेटल है वो फीमेल बी के जैसा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसा वो उसकी शेप हो जाती है, और मेल बी है कंफ्यूज होकर के उस पेटल के साथ में सूडोकोपुलेशन करता है और वो पॉलिनेशन उसमें हो जाता है। वो ओफायरस है, उसको एक फॉल्स अट्रैक्शन दे रहा है। रीजन देखिए, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। को एक्सटिंक्शन यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम रिसोर्सेज के लिए कोई कंपटीशन हो रहा है तो एक स्पीसीज है वो वहां से एलिमिनेट हो जाएगी जो लेस सुपीरियर है, और सुपीरियर वेराइटी है, सुपीरियर स्पीसीज है, वहां सरवाइव करेगी। तो सेंटेंस है वो, उसमें कोई दिक्कत है, वो करेक्ट को एक्सटिंक्शन हो सकता है, को एग्जिस्ट नहीं होगा। को एक्सटिंक्शन से मतलब है कि अगर दो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड है, अब यहाँ कंपीटिंग आ गया है तो को एक्सटिंक्शन हो सकता है। अगर कंपटीशन हो रहा है तो जो सुपीरियर है वो सरवाइव करेगी और इंफीरियर स्पीसीज है वहां से एलिमिनेट हो जाएगी। तो सेंटेंस है वो रीजन का बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। ओफायरस तो सही ठीक है, वो उसको रिजेंबल करके अट्रैक्ट करता है, परंतु सी जो रीजन दिया है वो फॉल्स है, इसलिए आंसर हमारा होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, आप इसको कह सकते हैं पीसा बेस्ड है।
या ये एक नए तरीके का पैटर्न है जो इंट्रोड्यूस किया गया है। पैराग्राफ से आपको आंसर निकालने हैं, पैराग्राफ को समझना है। आप ये समझिए कि पैराग्राफ में आंसर तो है, परंतु सीधे आंसर भी नहीं लिखे हैं कि आप उसको पिकअप कर लें। आपको उसको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आप आंसर दे पाएंगे। ये एक तरीके से अनसीन पैसेज का टाइप हो सकता है, या लॉजिकल, क्योंकि बायोलॉजी साइंस है तो लॉजिकल या पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से आपको आंसर ढूंढने हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 15 फर्स्ट टू 5th। 5 है, इनमें आपको एक इंटरनल चॉइस है, 5 में से 4 करने गिवन बिलो। इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, द प्रेजेंस ऑफ ड्रैगन फ्लाइज कैन रिवेल changes in the water ecosystem more quickly than studying other animals or plants. In fact, from the nymph to the adult stage, the dragonfly has a significant positive ecological impact. Dragonfly eggs are laid and hatched in or near water, so their lives impact both water and land ecosystem. Once hatched, dragonfly nymphs can breathe underwater, which enables them to eat mosquito larvae, other aquatic insects and worms, and even small aquatic vertebrates like tadpoles and small fish in the air. Adult dragonflies capture and eat adult mosquitoes. Community-wide mosquito control programs that spray insecticides to kill adult mosquitoes also kill dragonflies. द अप्रोच टू बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड्स, क्वेश्चन बनाया है पैराग्राफ पे आधारित। पहला ऑप्शन है ए, इम्पोर्ट एंड रिलीज ऑफ एन इंसेक्ट पेस्ट टू ए न्यू एरिया टू प्रोवाइड होस्ट फॉर नेचुरल एनिमीज। बी, इम्पोर्ट एंड रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज फ्रॉम द नेटिव होम ऑफ एन अलाइन इंसेक्ट पेस्ट दैट हैज इन्वेडेड ए न्यू एरिया। सी, preservation of natural enemies, predators and parasites that are already established in an area. D, use of insecticides to reduce alien insect space to establish new equilibrium position। तो इनमें से जो क्वेश्चन का सही बायोलॉजिकल कंट्रोल का जो आंसर है वो हमारा बनेगा यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज, प्रीडेटर्स एंड पैरासिटोइड्स, वेक्टर्स। इनको हमें प्रिजर्व रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, जिससे कि जो दूसरे मॉस्किटोज हैं, दूसरे हानिकारक इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है पैराग्राफ पे आधारित है। Two diseases less likely to occur in a region with plenty of dragonflies are, कौन कौन से हैं? येलो फीवर एंड एमोबिक डिसेंट्री, सेकेंड मलेरिया एंड येलो फीवर, थर्ड एंथ्रैक्स एंड टाइफॉइड, डी कोलेरा एंड टाइफॉइड। तो यहाँ पर मलेरिया एंड येलो फीवर बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि जहां ड्रैगन फ्लाइज मिलती हैं इसका मतलब वहां पर निश्चित रूप से मॉस्किटोज भी होंगे, और मॉस्किटो का नंबर अगर ज्यादा होगा तो वहां मलेरिया और येलो फीवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बी हमारा उत्तर होगा। तीसरा पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है। ड्रैगन फ्लाइज इंडिकेट पॉजिटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एज द प्रेजेंस ऑफ ड्रैगन फ्लाइज इंडिकेट्स पॉल्यूटेड वाटर। बी, ड्रैगन फ्लाई निम्फ्स selectively eat mosquito larvae. C, they help to decrease the probability of diseases spread by vectors. D, dragonfly do not cause any harm to beneficial species. तो उत्तर हमारा होगा they help to decrease the probability of disease spread by mosquito, house flies and deer flies, horse flies and deer flies। तो मक्खियों के द्वारा, मच्छरों के द्वारा जो बीमारी फैलती है उनको कंट्रोल करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ड्रैगन फ्लाइज है वो हमारे लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल का काम करती हैं। चौथा क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रैगन फ्लाई दैट इरेडिकेट मॉस्किटोज आर। कौन सी स्टेज में सबसे ज्यादा मॉस्किटो को खाया जाता है?
तो यहाँ पर उत्तर है निम्फ एंड अडल्ट। ऑप्शन में लार्वी एंड अडल्ट है, कैटरपिलर एंड अडल्ट, निम्फ एंड अडल्ट, प्यूपा एंड अडल्ट। करेक्ट आंसर है निम्फ एंड अडल्ट, जो कि पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा सही आंसर होगा। इसी में असर्शन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। असर्शन आप देखिए 4 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, एक असर्शन और आ गया है। तो असर्शन में यहाँ दिया है रिलीजिंग ड्रैगन फ्लाइज इन एरियाज वेयर देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ मलेरिया डिजीज कैन बी एन environment friendly method of control. Region dragonflies are dominant species and will not allow mosquitoes to reproduce. तो आंसर यहां देखिए सी, assertion is true statement but reason is false. assertion तो ठीक है कि जहां पर बहुत ज्यादा मलेरिया बीमारी हो रही है जो मॉस्किटो के द्वारा फैलती है, तो वहां पर अगर ड्रैगन फ्लाइज को हम रिलीज करते हैं, वहां पर छोड़ते हैं, तो क्योंकि वो मॉस्किटो को किल करेंगे, मॉस्किटो को खाएंगे और मलेरिया है वो कंट्रोल हो जाएगा। परंतु यहाँ ये रीजन नहीं है कि डोमिनेंट स्पीसीज है और वो मॉस्किटो को रिप्रोड्यूस ही नहीं होने देगा। मॉस्किटो रिप्रोड्यूस करेंगे और उनका धीरे धीरे नंबर कम हो जाएगा, परंतु ये जो तरीका है वो सही एक्सप्लेनेशन है, वो नहीं दे पा रहा, इसलिए हमारा आंसर है वो सी होगा। इसके बाद में इसी तरीके से एक और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है 16 नंबर। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 16 फर्स्ट टू 5th given below. Sickle cell anemia is a genetic disorder where the body produces an abnormal hemoglobin called hemoglobin S. Red blood cells are normally flexible and round, but when the hemoglobin is defective, blood cells take on a sickle or crescent shape, हसिया के आकार की हो जाती है. Cell anemia is caused by mutation in gene called HBB. It is an inherited blood disorder that occurs if both the maternal and paternal the HBB genes are defective. In other words, if an individual receives just one copy of the defective HBB gene, either from mother or father, then the individual has no sickle cell anemia, but it has what is called sickle cell trait. People with sickle cell trait usually do not have any symptoms or problems, but they can pass the mutated gene on to their children. There are 3 inheritance scenarios that can lead to a child having sickle cell anemia. Both parents have sickle cell trait. One parent has sickle cell anemia and the other has sickle cell trait. Both parents have sickle cell anemia. तो ये सिकल सेल एनीमिया से संबंधित ये पैराग्राफ है, इस पर आधारित जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 16 फर्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया इज एन डिजीज एक्स लिंक्ड, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, वाई लिंक्ड। तो आंसर हमारा होगा ऑटोजोमल रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया है वो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है और हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, तो हमारा उत्तर होगा ऑटोजोमल रिसेसिव। बच्चों, क्रोमोजोम्स है वो 2 तरीके के होते हैं, ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम। तो ये ऑटोजोमल ट्रेट है और रिसेसिव होता है क्योंकि जब डिफेक्टिव जीन दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो डिजीज अपीयर होती है, अदरवाइज हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो अपीयर नहीं होती, इसलिए इसको हम ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इफ बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट देन देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द चाइल्ड हैविंग सिकल सेल एनीमिया। तो कितने परसेंट रिस्क यहाँ पर होगा? 25% रिस्क होगा चाइल्ड में, क्योंकि वहां पर हम क्रॉस करके देखेंगे तो ये 25% आपका करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है इफ बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट देन देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द चाइल्ड हैविंग सिकल सेल ट्रेट। यहाँ पर चांसेस होंगे 50% रिस्क होगा। अगर दोनों पेरेंट ट्रेट रखते हैं, वो हेटेरोजाइगस है तो डिजीज आती नहीं है। अब ट्रेट है तो यहाँ पर एक एक डिफेक्टिव जीन जरूर उसमें है, तो
पॉसिबिलिटी है कि उनके बच्चों में ट्रेट या सिकल सेल फैक्टर है वो जाने के चांसेस हैं, वो 50% हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, इफ वन पेरेंट हैज सिकल सेल एनीमिया एंड द अदर हैज सिकल सेल ट्रेट, देयर इज fill in the blanks that their children will have sickle cell anemia, again will have sickle cell trait। तो दोनों fill in the blanks है वो हमें फिलअप करने हैं। 25% रिस्क, 75% रिस्क, 50% रिस्क, 50% रिस्क, सी में 75% रिस्क, 25% रिस्क, और डी नो रिस्क। तो यहाँ पर 55% रिस्क पहला वाला पार्ट होगा और 55% ट्रेट होगा। तो यहाँ देखिए आप, देर इज 55% दैट देयर चिल्ड्रन विल हैव सिकल सेल एनीमिया, 50% सिकल सेल एनीमिया ग्रसित होंगे, और 50% विल हैव सिकल सेल ट्रेट। सॉरी मैंने 55 बोला है, 50-50% दोनों में यहाँ पर होगा। इसके बाद में ये बार चार्ट के द्वारा यहाँ पर दिखाया है। तो इसमें आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ पेशेंट विद मलेरिया, यहाँ पर परसेंटेज दिखाया 0 से 60% है। यहाँ पर ये ईयर दिया है, ये ईयर में 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो डार्क बार है वो नंबर ऑफ पेशेंट्स विद एससीडी, जो व्हाइट बार दिया है नंबर ऑफ पेशेंट विदाउट एससीडी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन एज कंक्लूजन फ्रॉम द अबव डेटा। केन्या, पेशेंट विद एससीडी सिकल सेल डिजीज आर लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया। Patient with SCD sickle cell disease are more likely to be infected with malaria. Over the years, the percentage of people infected with malaria has been decreasing. Year 2000 saw the largest percentage difference between malaria patient with and without SCD sickle cell disease. Choose from below the correct alternatives. तो यहाँ हम SCD है, सिकल सेल एनीमिया है, और ये मलेरिया पेशेंट का जो परसेंटेज है वो दिखाया गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये कंक्लूजन होगा हमारा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट एंड फोर्थ आर ट्रू, थर्ड एंड सेकंड आर ट्रू, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। थैंक यू। आज हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया है, जिसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 1 नंबर के लिए है। याद रखिए, मैं बार बार कहता हूं कि 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो 1 सेंटेंस और 1 वर्ड में होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाना चाहिए। और ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ये हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और अगर इनको हम स्किप कर देते हैं या इन पर बहुत ज़्यादा लिखने में समय देते हैं, तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है पूरा पेपर कवर करने का या 100 मार्क्स लाने का, वो टारगेट हमारा कहीं पर छूट जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते रहिए नॉलेज मंडली। मैं बहुत जल्दी आपके सामने पेश करूंगा सेक्शन बी, लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन 2021। थैंक यू।